नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। 3 दिन के यूरोप दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्लिन में आईजीसी बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिन का ये विदेशी दौरा है, जिस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। डेनमार्क और फ्रांस में भी प्रधानमंत्री का दौरा रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज उन्होंने कई भारतीयों से मुलाकात भी की है। बर्लिन में उन्होंने आज मुलाकात की है और आईजीसी बैठक में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डेनमार्क और फ्रांस भी जाने का कार्यक्रम जो है वो बताया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही कई बड़े फैसले जो हैं वो भी लिए जा सकते हैं। तो 3 दिन के यूरोप दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बर्लिन में आईजीसी बैठक में भी वे शामिल होंगे। इसको लेकर के भी बताया जा रहा है कि तैयारियां फिलहाल जो हैं वो की जा रही हैं। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए फॉर्मर एम्बेसडर जेके त्रिपाठी जी हैं, वो जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। त्रिपाठी जी, बात करें तो जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के यूरोप दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। किस तरीके का उनका ये दौरा रहेगा 3 दिन का, क्या कुछ अपडेट? देखिए, ये दौरे की 2 बड़ी प्रमुख विशेषताएं जो है वो ये होंगी कि जर्मनी के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री भारत जर्मनी विशेष सरकारी कमीशन की बैठक में शिरकत करेंगे। ये 6वीं ऐसी बैठक है और उनके साथ इनकी पहली बैठक होगी। जर्मनी के जो नए चांसलर हैं शोल्ज, उनके साथ ये पहली बैठक होगी। इसमें कई चीजों पर विचार विमर्श होगा जो कि द्विपक्षीय होगी। इसके साथ ही साथ विचार विमर्श इस पे भी होगा कि यूक्रेन में जो स्थिति है, यूक्रेन में और विश्व के अन्य कई देशों में जैसी स्थितियां चल रही हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। और ये माना जाता है कि इसके दौरान प्रधानमंत्री जर्मनी के चांसलर को भारत के पक्ष के बारे में अवगत कराएंगे। इसके साथ ही अगला जो उनका कोपेनहेगन में दौरे का अगला चरण है, जहां वो इंडिया नॉर्डिक काउंसिल की 2nd समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर वो न सिर्फ डेनमार्क के प्रधानमंत्री से और बाद में डेनमार्क की साम्राज्ञी मार्गरेट टू से मिलेंगे, बल्कि इसके साथ ही साथ वो वहाँ पर बाकी 5 अन्य देशों के स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों से भी अलग अलग सामूहिक रूप से और अलग अलग भी वार्तालाप करेंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये दौरा, इस लिहाज से कि एक तरह से भारत के जो नॉर्डिक देशों के साथ संबंध है उसको इस तरह से एक और नया पुश देने का प्रयत्न किया जाएगा मोदी द्वारा। बिल्कुल त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि ईद पर दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं। असामाजिक तत्वों पर दिल्ली पुलिस की पूरी नजर रहेगी। संवेदनशील इलाकों में बात करें तो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़े अफसर अपने अपने जिलों में लगाएंगे गश्त। असामाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जाएगी। चूंकि पिछले कई दिनों में अगर हम बात करें तो हिंदुओं के त्योहारों में हमने किस तरीके से देखा कि जो माहौल बना, रामनवमी पर हमने देखा, हनुमान जयंती पर हमने देखा, और अब इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो तो इसके चलते ईद को लेकर के दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है और दिल्ली पुलिस की पूरी निगरानी रहेगी। असामाजिक तत्वों पर दिल्ली पुलिस पूरी नजर रखेगा। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही बड़े अफसर अपने अपने जिलों में गश्त भी लगाएंगे।
तो असामाजिक तत्वों पर बात करें तो दिल्ली पुलिस की पूरी नजर रहेगी। चूंकि पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो जहाँ और रामनवमी पे हमने उपद्रव देखा, उसके बाद हनुमान जयंती पर भी कई तरीके की तस्वीरें आए, तो इसको लेकर के अब जो सरकार भी है वो काफी ज्यादा सचेत है। और ईद पर अगर बात करें तो पूरी तरीके से अब जो निगरानी है वो रखी जाएगी। साथ ही संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और बड़े अफसर भी हैं अपने अपने लेवल पर पूरी तरीके से गश्त करेंगे। असामाजिक तत्वों पर अब दिल्ली पुलिस की पूरी नजर रहेगी, किसी भी तरीके की कोई घटना ना घटे, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। ईद के त्योहार को देखते हुए ये फैसला जो है वो लिया गया है और इस फैसले को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। और साथ ही संवेदनशील इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी जो सुरक्षा बढ़ाने का फैसला है वो ले लिया गया है। बड़े बड़े अफसर भी बात करें तो अपने जिलों में गश्त करेंगे। पर दिल्ली पुलिस ने ये बड़ा फैसला जो है वो लिया है। असामाजिक तत्वों पर दिल्ली पुलिस की अब पूरी नजर रहेगी। संवेदनशील इलाकों की बात करें तो कई ऐसे संवेदनशील इलाके जो हैं दिल्ली में, इस पर अब दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से निगरानी करेगा जिससे किसी भी तरीके की कोई घटना ना घटे। और साथ ही जो भी असामाजिक तत्व हैं उन पर कड़ी से कड़ी प्रशासन जो है वो अपनी नजर रखेगा। तो ईद पर दिल्ली पुलिस का ये बड़ा फैसला है जो सामने आया है, जिसको लेकर के अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और सामाजिक तत्वों पर बात करें तो दिल्ली पुलिस अपनी पूरी पैनी नजर बना करके रखेगा कि किसी भी तरीके की कोई घटना जो है वो ईद के दिन ना घटे। पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा हैं, वो जुड़ गए हैं और उनसे जानेंगे कि दिल्ली में क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। कुलदीप, जिस तरीके से हमने पहले देखा कि किस तरीके की जो घटनाएं हैं वो दिल्ली में घटी, रामनवमी के मौके पर बात करें, साथ ही हनुमान जयंती पर भी हमने तस्वीरें देखी और जिसको लेकर के अब दिल्ली पुलिस जो है जो काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है, इस पर अगर हम बात करें तो फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं जो की जा रही हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही संवेदनशील इलाकों में जो है वहां पर काफी ज्यादा निगरानी रखी जाएगी। बिल्कुल, देखिए गृह मंत्रालय के पास ये इनपुट्स है खुफिया एजेंसियों के हवाले से कि ईद के मौके पर कुछ असामाजिक तत्व जो है वो दिल्ली की शांति को भंग करने की कोशिश कर सकते हैं और उसी के बाद जो है वो दिल्ली पुलिस को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है और पूरी दिल्ली में ईद के मौके को लेकर जो है वो हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कल ईद है तो उसको लेकर जो है जो दिल्ली पुलिस है वो बेहद जो है सख्त नजर आ रही है और जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर खास नजर रखी जा रही है और पुलिस दो चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रही है ताकि जो ईद के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त रहे, उसमें कोई चूक नजर ना आए, कोई सामाजिक तत्व जो है वो दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे। क्योंकि कुछ ही दिन पहले दिल्ली ने जहांगीरपुरी में जिस तरीके की हिंसा देखी थी वैसी हिंसा ना तो दिल्ली देखना चाहती है और ना ही दिल्ली पुलिस ऐसा कुछ हो ये चाहती है दिल्ली में। इसीलिए दो चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस रखा जा रहा है। पहले तो ये कि एक तो जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर खास नजर रखी जाए, लोग बिना वजह ज्यादा भीड़ जो है वो ईद के मौके पर ना लगाए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब ईद होती है तो भारी संख्या में जो नमाजी लोग होते हैं वो ईद पर जो है वो मस्जिदों में नमाज अदा करने आते हैं, ईद गाह जो होती है वहां पर नमाज अदा करने आते हैं, लेकिन ज्यादा भीड़ होती है तो उसकी वजह से जो नमाजी है वो या तो सड़कों पर या फिर जो मस्जिद के बाहर का जो इलाका होता है वहां पर नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे इलाकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर पुलिस ने जो है वो खास तैनाती की है, सुरक्षा बलों की वहां पर अतिरिक्त तैनाती की गई है। 3 इलाके जो है वो दिल्ली पुलिस के लिए काफी संवेदनशील है। सबसे पहले
उत्तर पूर्वी दिल्ली, क्योंकि ये जो इलाका है दिल्ली का मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में छोटी बड़ी मस्जिदें हैं। तो ऐसे में ईद के मौके पर यहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती जो है आज से ही दिल्ली पुलिस ने कर दी है। इसके अलावा जहांगीर पुलिस में भी जो है वो एक्स्ट्रा फोर्सेस को तैनात किया गया है और साथ में जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है यानी जो चांदनी चौक जामा मस्जिद के आसपास का इलाका है उसको भी जो है वो अति संवेदनशील इलाका जो है वो पुलिस ने माना हुआ है। और यही वजह है कि दिल्ली में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसकी एक एक्स्ट्रा टुकड़ी को यहाँ पर दिल्ली में तैनात किया गया है। और पुलिस की कोशिश यही है कि ईद के मौके पर कोई भी अप्रिय घटना ना हो ताकि दिल्ली का माहौल खराब ना हो। तो यही वजह है कि जो गृह मंत्रालय है वो जहांगीरपुरी की घटना के बाद से ही दिल्ली पर खास नजर रखे हुए है। और यही वजह है कि कल को लेकर जो है वो दिल्ली पुलिस को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और इसका असर दिल्ली की सड़कों पर भी साफ तौर से नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान जो है वो निगरानी करते हुए देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल कुलदीप, वहीं एक और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मस्जिदों के बाहर पूरी तरीके से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, प्रशासन की तैनाती की गई है, क्योंकि ये जरूरी भी है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि हिंदुओं के जो त्योहार रहे, रामनवमी में हमने तस्वीरें देखी, इसके साथ कई राज्यों से तस्वीरें सामने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश की राजधानी में तस्वीरें देखने को मिली है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर मैं ये भी बात करूं, चूंकि लाउड स्पीकर का मामला भी काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, ऐसे में मस्जिदों के बाहर क्या कुछ स्थिति रहेगी, लाउड स्पीकर को लेकर के भी क्या कोई विशेष गाइडलाइन है जो जारी की गई है? क्योंकि असंवेदनशील इलाकों में तो पूरी तरीके से गश्त की तैयारियां कर ली गई, लेकिन क्या कुछ खास गाइडलाइंस भी जो है जो दिल्ली सरकार की तरफ से आ सकती हैं? कुछ अपडेट इसको लेकर के? देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसी कोई एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है और ना ही दिल्ली सरकार ने लाउड स्पीकर को लेकर कोई आदेश जारी किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जरूर लाउड स्पीकर को जो है वो योगी सरकार ने जो है उस पर कई पाबंदियां लगाई है। निर्धारित आवाज तक की जो है वो लाउड स्पीकर को सुना जा सकता है। निर्धारित संख्या से ज्यादा लाउड स्पीकर न मस्जिद पर लगाए जा सकते, न मंदिर पर लगाए जा सकते और न किसी दूसरे धार्मिक स्थल को लेकर लगाए जा सकते। लेकिन दिल्ली में अभी तक इस तरीके का ऑर्डर जो है वो ना तो दिल्ली सरकार की तरफ से आया है और ना ही दिल्ली पुलिस की तरफ से देखा गया। लेकिन हाँ, चूंकि ईद के मौके पर बड़ी संख्या में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होगा तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की नजर उस पर रहेगी कि लाउड स्पीकर की वजह से कोई हंगामा जो है वो दिल्ली में ना बरप जाए, कोई ऐसी घटना दिल्ली में ना घट जाए लाउड स्पीकर की वजह से। जिस तरीके का माहौल हमने देखा कि लाउड स्पीकर की वजह से महाराष्ट्र के अंदर तनाव है, महाराष्ट्र के अंदर जो है वो जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। तो दिल्ली पुलिस की खास निगरानी तो इस पर रहेगी, लेकिन स्पष्ट आगे से दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दिए गए। लेकिन जो धर्मगुरु है उनको जो है इस मामले में जो है वो अपनी भूमिका निभानी होगी। जो जामा मस्जिद के शाही इमाम है, इमाम बुखारी, उन्होंने भी जो है वो ईद को लेकर लोगों से खास अपील की है। उन्होंने भी लोगों से कहा है कि लोग जो है वो ज्यादा संख्या में बाहर ना निकले। इसकी दो बड़ी वजह है। तो दिल्ली में कोविड का जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में पाबंदियां जो है वो धीरे धीरे वापस लौट रही है। तो ऐसे में ज्यादा भीड़ भाड़ करने से बचने की जो है वो हिदायत और अपील जो है वो लोगों से की जा रही है। और दूसरा जो दिशा निर्देश जो दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से दिए गए हैं ईद के मौके को लेकर, उन निर्देशों का पालन करने की अपील भी जो है वो मुस्लिम समुदाय से की गई है ईद के मौके पर, ताकि जो ईद का जो पावन पर्व है वो बिना किसी खलल के, बिना किसी अप्रिय घटना के जो है वो शांति से संपन्न हो जाए। तो उनकी तरफ से अपील की गई है। और जाहिर सी बात है कि दिल्ली जो है वो दिल वालों की दिल्ली है और इस दिल्ली में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पर भाईचारे की मिसाल जो है वो दिल्ली बार बार देती आई है और उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि ईद के मौके पर एक बार फिर से दिल्ली वाले जो है भाईचारे की मिसाल जो है वो एक बार फिर से पेश करेंगे। जी कुलदीप, एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगी, जहां जैसा कि बताया जा रहा है कि कई बड़े अफसर जो हैं वो भी तमाम इलाकों में बात की जाए तो निगरानी रखते हुए नजर आएंगे। ऐसे कौन कौन से इलाके रहेंगे जहां पर जो बड़े अफसर हैं उनकी निगरानी रहेगी साफ तौर पर? बिल्कुल, देखिए जो अति संवेदनशील इलाके हैं, दो कैटेगरी में जो है वो इलाकों को बांटा गया है। एक तो संवेदनशील इलाके और दूसरा
अति संवेदनशील इलाके, जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर जो है वो एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती की गई है। और जो अति संवेदनशील इलाके हैं जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था, जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली आता है, उसमें सेंट्रल दिल्ली आती है और उसमें जहांगीरपुरी का इलाका आता है। ये तमाम जो इलाके हैं, या तो हाल ही में जहांगीरपुरी की अगर बात करें तो वो हिंसाग्रस्त इलाका है, हाल ही में वहां पर हिंसा हुई थी। और जो दो इलाके हैं, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका है और जो चांदनी चौक का इलाका है, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। तो यहाँ के लिए खास इंतजाम जो है वो दिल्ली पुलिस ने की है और जो आला अफसर है उनको ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो जो है इन संवेदनशील इलाकों पर में जो है ईद के मौके पर ही तैनात रहेंगे, फ्लैग मार्च करेंगे, लोगों के अंदर जो विश्वास बहाली है उसको कायम करने की कोशिश करेंगे। और जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे दिल्ली पुलिस लगातार संपर्क में भी है कि किस तरीके से ईद के पावन पर्व को जो है शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाना है और उसको संपन्न कराना है। तो दिल्ली पुलिस के जो बड़े बड़े अफसर हैं वो भी कल जो है गश्त लगाते हुए नजर आएंगे, राउंड लेते हुए नजर आएंगे और जहां पर भी जो भी इलाके संवेदनशील होंगे वहां पर 24 घंटे जो है वो दिल्ली पुलिस के अफसरों की नजर रहेगी और वो उसकी निगरानी में रहेगी। कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि पंजाब सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक चंडीगढ़ में हुई। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। साथ ही कैबिनेट में विभिन्न विभागों के 26,454 पदों को स्वीकृत भी किया गया है। इसके साथ ही बात करें तो ग्राफिक्स के जरिए भी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले जो है वो लिए गए हैं। कई विभागों की 26,454 भर्तियों को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही एक एमएलए एक पेंशन को भी पंजाब कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है और घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम को भी मंजूरी दी गई है। कई बड़े फैसले हैं जो लिए गए हैं। मुक्तसर जिले में नरमे की फसल में खराब होने पर 41.8 करोड़ मुआवजे को मंजूरी, जिसमें 38.08 करोड़ रुपए किसानों को, 03.81 करोड़ रुपए खेत मंजूरी को दिए जाएंगे। इसके साथ ही छोटे ट्रांसपोर्टर्स के लिए फीस जमा करवाने के लिए 3 महीने का समय बढ़ाया गया, किश्तों में भी जमा कर सकते हैं। तो ये कई महत्वपूर्ण फैसले हैं जो लिए गए हैं। साथ ही कई विभागों की 26,454 भर्तियों को भी मंजूरी दे दी गई है। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी प्रवक्ता नील गर्ग जी हैं, वो जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे। नील गर्ग जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई है, इसमें हम जानना चाहेंगे क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो फिलहाल लिए गए हैं और किस तरीके से जमीनी स्तर पर आगे काम होगा इस पर। देखिए मैडम, सबसे पहले तो एक जो बहुत बड़ी चीज आज होने जा रही है पंजाब के इतिहास में कि हमने एक लाइव पोर्टल लॉन्च किया है। तो उसपे जब भी जो पंजाब सरकार का जो बजट बन रहा है उसमें लोग अपनी राय रख सकेंगे, अपने सुझाव दे पाएंगे, तो सही मायनों में ये आम लोगों का बजट होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे हमने वायदा किया था 25,000 नौकरियों का, लेकिन आज कैबिनेट ने 26,454 वैकेंसी के ऊपर मोहर लगा दी है और पूरी डिटेल उसकी जारी कर दी है कि किस किस विभाग में किस किस लेवल की कितनी नौकरियां होंगी। और उससे एक और बड़ा फैसला इस मीटिंग में हुआ है कि जो एमएलए हैं, जो पहले बहुत सारी पेंशन देते थे, मल्टी पेंशन लेते थे, उनकी एक एमएलए एक पेंशन वाला जो ऐलान किया था उसके ऊपर भी आज मोहर लगा दी गई है। तो मेरे को लगता है कि ये पंजाब के लिए और पंजाब के लोगों के लिए अच्छे स्टेप्स हैं जो मान साहब गवर्नमेंट ने लिए हैं। हाँ बिल्कुल। इसके साथ ही एक फैसला महत्वपूर्ण और लिया गया है कि घर घर जो राशन है वो पहुंचाने का कार्य जो है वो पंजाब सरकार करेगी। तो ये कब से लागू होगा? ये देखो, आज कैबिनेट ने फैसला इसका ले लिया है और विधानसभा में इसके ऊपर मोहर लग जाएगी। तो इससे तकरीबन पंजाब के 1.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा इसका, क्योंकि जो इसके थ्रू जो लोगों के घर घर पे जो अनाज है वो पहुंचाया जाएगा और उसका जो सारा खर्च है पहुंचाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, वो पंजाब सरकार वहन करेगी।
इसके साथ ही गर्ग जी, अगर हम स्वास्थ्य और साथ ही शिक्षा की भी बात करें तो इसको लेकर के क्या कुछ जो कार्य है वो पंजाब सरकार करे? नहीं, देखिए इन जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो आप इनमें भी देखोगे कि क्योंकि शिक्षा और हेल्थ ये हमारे बहुत बड़े मुद्दे हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे नेशन में आज इसकी बात हो रही है। और जैसे हमारी कैबिनेट ने पहले ही फैसला किया हुआ है कि एज ए मॉडल 117 विधानसभा में 117 स्कूल खोले जाएंगे, 117 जो मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। उसके बाद फिर हर गांव और यानी कि पिंड तक हम लोग जाएंगे। इसके लिए इनमें भी आप देखोगे जो वैकेंसीज हैं वो शिक्षा विभाग में भी वैकेंसी निकाली गई है और हेल्थ विभाग में भी वैकेंसीज निकाली गई है। बिल्कुल बिल्कुल गर्ग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।